ध्यान से सुनो। ऑलरेडी जो है ना मैट्रिसेस को देख चुके हैं, है ना। मैट्रिसेस को ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस था इसको भी देखे थे। फिर भी एक बार जो है ना रिकॉल करेंगे, क्यों? क्योंकि अब जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो डिटर्मिनेंट को देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये जो डिफरेंस बताए थे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बीच में जो डिफरेंस बताया गया था वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? देखो, ये जो मैट्रिसेस है ना, ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में भी हो सकता है। मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में भी हो सकता है और स्क्वायर के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। बट स्क्वायर के केस में क्या होगा ना, नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों सेम रहेगा, ठीक है। एम और एन का वैल्यू सेम रहेगा इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक तो ये बताए थे, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ठीक है, ये जब भी दिखेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में ही दिखेगा, ठीक है। का मतलब, नंबर नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगर m बाई एन का मैट्रिसेस है, ठीक है, m बाई एन का अगर मैट्रिसेस है, ये जो m बाई एन का अगर स्क्वायर ये डिटर्मिनेंट है ना, तो ये इसमें जो रो और कॉलम क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा। नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैट्रिसेस ये डिटर्मिनेंट को जनरली हम लोग क्या इस फॉर्मेट में लिखते हैं, मॉड के फॉर्मेट में। और ये जो मैट्रिसेस है ना, इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया, देखो। एक तो सिंबल का डिफरेंस देखो, मैट्रिसेस को हमेशा इस फॉर्मेट में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को इस मॉड के फॉर्म में लिखते हैं। एक डिफरेंस तो यहाँ दिखा, सेकेंड यहाँ दिखा, ठीक है। ये जब भी दिखेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखेगा, और ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम नहीं रहेगा। बट स्क्वायर के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम रहेगा। अब ध्यान से सुनो, ये स्क्वायर के केस में क्या होगा ना, नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम रहेगा। का मतलब जब भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम दिखेगा वो सेम रहेगा। मैट्रिसेस का यूज जनरली जो है ना अरेंजमेंट के लिए किया जाता है। मैट्रिसेस का यूज हम लोग अरेंजमेंट के लिए करते हैं। और ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसका यूज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, इससे हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 10th में जो हम लोग प्रॉब्लम बनाए थे ना, दो अननोन दो इक्वेशन, उस एक्स और वाई का वैल्यू जो कैलकुलेट करते थे ना, उसको डिटर्मिनेंट के हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्री अननोन थ्री इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, का मतलब एक्स वाई और जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक काम करो, अभी जो है ना डिटर्मिनेंट के जो है अंदर वाले टॉपिक पे तो आएंगे ही, ठीक है। वन बाय वन तो चलेंगे ही। बट उससे पहले दो प्रॉब्लम लास्ट क्लास में भी दिए थे, एक बार फिर से सॉल्व करके दिखाओ इसको। और इसी प्रॉब्लम को जो है ना डिटर्मिनेंट के थ्रू भी सॉल्व करेंगे टाइम आने पे। बट अभी फिलहाल क्लास 10th के बेसिस पे इसका आंसर बताओ। 2x
प्लस का 5y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 7। बताओ कि x और y का वैल्यू क्या आएगा। x और y का वैल्यू क्या आएगा। दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व करके बताओ x और y का वैल्यू कितना आएगा। तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं। चलो बताओ x और y का वैल्यू कितना आएगा। दो अननोन दो इक्वेशन। x और y का वैल्यू कितना आएगा बताओ। दो अननोन दो इक्वेशन। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तू अमृत। y का वैल्यू -1 x कितना होगा x3। चलो ठीक है एक बार सॉल्व भी करते हैं इसको। इसको हम लोग जनरली जो है ना मेथड ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है इससे मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो फिलहाल अभी यहाँ जो है ना एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है ना। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कॉफिशिएंट को सेम करना होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4x 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 2। 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 3 जा 15x 5 2 जा 10y और ये 5 7 जा 35। अब ये बताओ मल्टीप्लाई ये साइन दोनों का सेम है। तो जब साइन दोनों का सेम है ना तो ये इसको फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा साइन दोनों का अपोजिट हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया। आंसर यहाँ पे कितना आया माइनस का 9x इज इक्वल टू तुम्हारा तो आंसर कुछ और आया है जी। तुम्हारा जो आंसर आया है y का वैल्यू -1। अच्छा अच्छा यहाँ पे माइनस का 11x होगा -11x होगा -11x और ये माइनस का 33 यानी एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा माइनस का 33 अपॉन कितना -11। सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू 3 आएगा। इस एक्स का वैल्यू जो 3 आया इसको किसी एक इक्वेशन में रख दो 2 इंटू 3 इंटू प्लस 5y इज इक्वल टू 1 2 3 जा 6 और ये 5y इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ यहाँ से 5y का वैल्यू कितना होगा तो 1 -6 यानी 5y इज इक्वल टू कितना माइनस का 5। बोले तो y का वैल्यू कितना आएगा -1। y का वैल्यू -1 आ गया। चलो ठीक है। तो ये था दो अननोन दो इक्वेशन ठीक है। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ 3 अननोन 3 इक्वेशन।
3 अननोन 3 इक्वेशन। चलो इसका आंसर बताओ। 3x माइनस का 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। 2x प्लस का y माइनस z इज इक्वल टू 1, और ये 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, एक इक्वेशन यहाँ से बना, सेकेंड यहाँ से बना, और थर्ड यहाँ से बना। 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व करके बताओ कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू कितना आएगा। हिंट देते हैं, ठीक है। 3 अननोन 3 इक्वेशन दिख रहा है ना, तो कोशिश करो उसको 2 अननोन 2 इक्वेशन में चेंज करने का, ठीक है। देन उसके बाद किसी स्टार्टिंग में 2 वैल्यू को कैलकुलेट करो, फिर लास्ट में जो है ना थर्ड वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो ना, इसको 2 अननोन 2 इक्वेशन में चेंज करो। बताओ कितना आंसर आएगा। 3x माइनस का 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, और ये सेकेंड, और ये थर्ड। चलो टाइमिंग सेट कर देते हैं, 2 मिनट का टाइम दिया जाए। मन लग रहा है ना जी। रेगुलर मॉर्निंग में 7 बजे से ही क्लास रहेगा, ठीक है। अरे यार, हेलो। हाँ। नहीं। अच्छा ठीक है, फ्री होकर बात करते हैं। थ्री एक्स माइनस का 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। 4x माइनस का 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ये रहा इक्वेशन थर्ड। बताओ एक्स वाई और जेड का वैल्यू आया क्या। एक्स वाई और जेड का वैल्यू आया क्या। अरे एक काम करो, ठीक है। ध्यान से सुनो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है ना, इसको 2 अननोन, ठीक है, या तो एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, ठीक है, किसी 2 अननोन में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जो थर्ड वाला वेरिएबल है ना उसको गायब करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान सुनो।
यहाँ क्या देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाले एक काम करते हैं, जेड को पहले एलिमिनेट करते हैं, जेड को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मतलब फर्स्ट वाले इक्वेशन को ध्यान से सुनो, फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए सेकेंड वाले इक्वेशन के साथ, बट ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जेड का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ जेड का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन साइन दोनों का अपोजिट है, एक प्लस में और एक माइनस में, बात सही है, साइन अपोजिट है, लेकिन दोनों कैंसिल तभी होगा ना जब दोनों का कोफिशिएंट भी सेम दिखना चाहिए। तो इस कोफिशिएंट को सेम करने के लिए सेकेंड वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले के साथ ऐड करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जेड एलिमिनेट हो जाएगा, जेड एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। सेकेंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब बताओ, दोनों को ऐड करना था ना, दोनों को ऐड करना था, तो जो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6x प्लस 3x 9x, और ये प्लस का 3y और माइनस का 2y सॉल्व करेंगे तो y आएगा, y आ जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 3 कितना, 11। ये देखो एक इक्वेशन अब यहाँ से बना x और y के फॉर्मेट में ओनली, तो 9x प्लस का y इज इक्वल टू 11। इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब एक काम करो, z को एलिमिनेट यहाँ से कर चुके हैं, x और y के फॉर्मेट में एक इक्वेशन यहाँ से आया। अब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करो तो यहाँ से भी z एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा x और y के फॉर्मेट में, तो यहाँ z का कोफिशिएंट अगर सेम करना होगा तो क्या करेंगे, सेकेंड वाले को 2 से और सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले को ऐड कर दो। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन दिख रहा है ना, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो। तो फर्स्ट वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जो 4x प्लस 2y माइनस का 2z इज इक्वल टू 2। सेकेंड वाले को ऐड कर दो, 4x माइनस का 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करो, ऐड ही करना है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 8x माइनस का y, क्योंकि माइनस 3y और ये प्लस 2y क्या होगा, माइनस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन को 4 माने है ना, अब यहाँ भी एक्स और वाई के फॉर्मेट में आया है, इसको तुम इक्वेशन 5 मान लो। अब बताओ, इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये जो इक्वेशन 4 आया है, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, क्या इस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? तो सॉल्व अगर कर सकते हैं तो बताओ, इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है? जब एक्स और वाई आ जाएगा दोनों को सॉल्व करने के बाद, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे एक्स और वाई का वैल्यू, तो जेड आ जाएगा। तो सॉल्व करके बताओ एक्स और वाई कितना आ रहा है, बताओ एक्स और वाई कितना आ रहा है। एक्स और वाई, हेलो, एक्स और वाई का वैल्यू बताओ।
हाँ हेलो, ये जो आंसर तुम्हारा आया है ना, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 3, ठीक है, सही है। और ये जो आंसर हम लोग लाए हैं ना, ये क्लास 10th के बेसिस पे, ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी जो इससे जस्ट पहले दो अननोन दो इक्वेशन, उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किए थे, और यहाँ थ्री अननोन थ्री इक्वेशन, ठीक है, इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किए, अगेन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इस दोनों के हेल्प से जो है इस प्रॉब्लम को हम लोग एक बार फिर से जो है ना सॉल्व करेंगे, तब जाकर समझ में आएगा कि ये डिटर्मिनेंट का जो है ना एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है। डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, ये चीजें तब जाकर समझ में आएगा। एक प्रॉब्लम और लेंगे, एक प्रॉब्लम हम लोग अब इस टाइप का जरा सॉल्व कर ले। एक काम करते हैं, डायरेक्ट जो है ना अब जो है, देखो दो अननोन दो इक्वेशन, ठीक है, इसको जो है ना, और थ्री अननोन थ्री इक्वेशन, एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट किए है ना, अगेन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के हेल्प से। और एरिया ऑफ ट्रायंगल रिकॉल करो, क्लास 10th में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इसका वर्टिसेस गिवन है ए बी और सी, कैलकुलेट करते थे ना, और ट्रिक भी लगाते थे, ठीक है। x1, बताओ ये वाला फॉर्मूला यूज की थी, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। क्या इस फॉर्मूला का यूज किए थे क्लास 10th में? क्लास 10th में इस फॉर्मूला का यूज किए थे, ठीक है। यहाँ इसका प्रूविंग भी देखेंगे मैट्रिसेस के हेल्प से, मैट्रिसेस के हेल्प से इसका प्रूविंग भी देखेंगे, ठीक है। और प्लस में क्या है ना, डिटर्मिनेंट के हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के हेल्प से। अब थोड़ा जो है अब यहाँ ध्यान से देखो, चलो इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एक इक्वेशन है ना, इसको जरा ध्यान से देखो। क्या क्लास 10th में जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या इसको देखे थे? वही चीजें है यहाँ पे, क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बताओ देखे थे ना। उस पे एक कंडीशन था यूनिक सॉल्यूशन का, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, क्या ये कंडीशन था यूनिक सॉल्यूशन का? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये बताओ कि ये कंडीशन था a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 यूनिक सॉल्यूशन का, हाँ या ना? क्या क्लास 10th में यूनिक सॉल्यूशन का ये कंडीशन था? चलो हाँ या ना में जवाब दो।
ये कंडीशन था या नहीं था? बोलो। चलो ठीक है, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे देखो, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a1 इंटू b2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 नॉट इज इक्वल टू 0। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बताओ, इसी कंडीशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ठीक है, तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का केस था। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, कंडीशन क्या बना कि a1 इंटू b2 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो माइनस a2 इंटू b1 नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन बना यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 नॉट इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैट्रिसेस का एप्लीकेशन देखो यहाँ पे, a1 और यहाँ पे लिख दो a2, ये लिख दो b1 और ये लिखो b2। ये देखो, इसको मैट्रिसेस के फॉर्मेट में लिखा गया और इसी तरीके से वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। जब हम लोग एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ये देखो a1, यहाँ भी a1 लिखा है, a2 b1 एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक्स और वाई को इस फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है। और ये देखो C1 C2, ये बताओ इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो अगेन यही आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करे दोनों को तो यही आ जाएगा। एक मिनट, फ्रेश पेज में ले चलिए क्या, रुको, यही था ना, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू C1, ठीक है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2। ध्यान से सुनो, यूनिक सॉल्यूशन का अपना क्या केस था कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे ना एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का वैल्यू तभी कैलकुलेट होगा ना जब कंडीशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। मतलब इसको फुलफिल करना चाहिए, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इसी इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताओ, इसको अगर हम मैट्रिसेस के फॉर्मेट में लिखे, a1 a2 b1 b2 और यहाँ लिख दिए x y इज इक्वल टू C1 इंटू C2, तो क्या ये गलत है? मल्टीप्लाई करके और ये राइट साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट दिख रहा है दोनों को कंपेयर करके देखो, क्या यही आ रहा है? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है, इस एक्स और वाई से फर्स्ट रो को और इसी एक्स और वाई से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जब कंपेयर करेंगे तो क्या ये वाला फॉर्मेट मिलेगा, हाँ या ना? करके देखो, इस x से इस a1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, a1x। इस y से b1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, b1y, ठीक है। अगेन फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सेकेंड, अब फर्स्ट कॉलम से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो, तो a2 इंटू एक्स प्लस क्या, b2 इंटू वाई इज इक्वल टू, ये रहा C1 और ये C2। कंपेयर करो, तो कंपेयर करने के बाद a1x प्लस b1y इज इक्वल टू C1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2। बताओ, क्या ये इक्वेशन आ रहा है? ये चीजें आ रहा है, हाँ या ना?
इतना बताओ तभी आगे बढ़ेंगे। ये चीजें आ रहा है ना? चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनो। तो जब भी हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के हेल्प से जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो जो भी हमारा अननोन प्रेजेंट है ना, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तब जाकर जो है ना एक्स और वाई का वैल्यू आता है। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखना होता है। इतना क्लियर है? इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। बट सुनो, ध्यान से सुनो। ये तो एक चीज और तुमको बताते हैं, तुम्हारे माइंड में एक चीज स्ट्राइक कर रहा होगा कि जब आप इसको इस फॉर्मेट में लिखें, ठीक है, अगेन इससे इसको मल्टीप्लाई किए, तो वापस से तो यही आ गया ना। तो वापस से जब यही आ गया, जब इस फॉर्मेट में आ गया, तो फिर तो हमको क्लास 10th के बेसिस पे ही सॉल्व करना होगा ना। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखो, इस फॉर्मेट में लिखने के बाद कुछ रूल और रेगुलेशन भी है। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखने के बाद इस एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल है। ठीक है, हम लोग इनवर्स सीखेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, एडजॉइंट सीखेंगे। ठीक है, तब जाकर जो है ना ये एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ट्रांसपोज तो जान चुके हैं ना, इसमें ट्रांसपोज का भी यूज होगा। एक्चुअली क्या है, जिस समय एडजॉइंट हम लोग सीखेंगे ना, इस एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज का जानना जरूरी था। तो ट्रांसपोज तो ऑलरेडी जान चुके हैं। अब बात आती है इनवर्स के लिए। ये देखो, ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, का मतलब डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते ये जानना जरूरी है, एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते ये जानना जरूरी है, और उस एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज का जानना जरूरी है। ठीक है, ट्रांसपोज का नॉलेज होना जरूरी है। तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो। ये जो वैल्यू तुमको दिख रहा है, यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, सॉरी, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, वो सही था, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, a1/b2 माइनस a2/b1। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। और a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ठीक है, यही डिटर्मिनेंट होता है, यही डिटर्मिनेंट होता है, और यही डिटर्मिनेंट होता है। ध्यान से सुनो, मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, a1 a2 b1 b2, इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1, ये आएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ए को जनरली हम लोग मॉड के अंदर रखते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, यानी इसको हम लोग चाहे तो इस फॉर्मेट में लिख सकते थे, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो, a1 a2 b1 b2। कुछ प्रॉब्लम दिखाते हैं, कुछ प्रॉब्लम दिखाते हैं, देखो, ये देखो, यहाँ देखो लिखा हुआ है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटेन, मतलब इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देखो, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटेन, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये देखो। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलो, ये देखो, द नंबर इतना विच डिटरमाइंस यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स इतना एंड इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस लाइन को पढ़ो,
जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किए थे A1 B2 माइनस A2 B1, ये वाला वैल्यू विच डिटरमाइंस यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स इतना and is called the determinant of A। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इस प्रॉब्लम को देखो, बताओ डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। ये जो दिया हुआ है इवैल्यूएट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मान लो लेट ए इज इक्वल टू लेट ए इज इक्वल टू 2 - 1 4 2। अब बताओ इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। अभी जस्ट देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 × 2 माइनस का 4 × -1, बताओ आंसर कितना आएगा। ठीक है, 2 × 2 जो 4 और ये माइनस माइनस प्लस कितना आया 8। इसका सॉल्यूशन मत देखो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा।